लंबे नाखून वाली बहू। सपनों के शहर मुंबई में रहने वाली नोरा को हमेशा से लंबे नाखूनों का बेहद शौक था। प्रत्येक माह पिता से मिली पॉकेट मनी का नोरा अपने लंबे नाखूनों की साज सज्जा में झोंक देती थी। नोरा अब सयानी हो चुकी थी। नोरा, अब तुम सयानी हो चुकी हो। समय है कि तुम्हारी शादी की सोची जाए। कल सवेरे रिश्ते वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। समय से तैयार हो जाना बेटा। ठीक है पिताजी। सैकड़ों मीलों की दूरी पार करके सुगंधा अपने बेटे अनिरुद्ध के साथ गांव से शहर उनके घर आती है, जहां भागवत बढ़ चढ़कर उनका स्वागत सत्कार करता है। आइए बहन जी, बिराजिए। मेरी बेटी बस आती होगी। मेरे प्यारे नेल पॉलिश, जरा जल्दी जल्दी सूख जाओ, सभी नीचे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तकरीबन 1 घंटे बाद। माफ करना पिताजी, वो क्या है, मेरा नेल पॉलिश जल्दी से सूख ही नहीं रहा था, इसलिए जरा सी देर हो गई। नोरा के लंबे नाखूनों को देखकर दोनों माँ बेटे एक दूसरे को निहारने लगते हैं। नोरा और अनिरुद्ध पहली नजर में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। पारिवारिक रजामंदी से नोरा और अनिरुद्ध की शादी हो जाती है, जिसके बाद वह अपने गांव सज्जनपुर लौटते हैं, जहां गांव की औरतें नोरा के लंबे नाखून देखकर कहती हैं, कांची देख रही है, सुगंधा की बहू के नाखून तो एकदम यक्षिणी चुड़ैल के जैसे हैं। अरे बम्बई की बहुरिया तोहरे शहर में नेल कटर नहीं मिलत है का? इतने लंबे चौड़े नाखून रखे का जरूरत? अरे कांची, ये आजकल के शहरी शौक हैं। सभी रस्मी रिवायत खत्म होने के साथ नोरा अपने पति अनिरुद्ध के साथ कमरे में आती है, जहां नोरा बाहें फैलाकर गाते हुए कहती है, आजा पिया तो हे प्यार दूं, गोरी बैया तो पेवार दूं। बेबी, अपने पति पर प्यार तो तुम तब मारोगी ना जब तुम्हारे हाथों के हथियार कटेंगे। अरे नाखूनों को लंबे करने में महीने भर की मेहनत की है नोरा ने। इन नाखूनों की कीमत तुम क्या समझो अनिरुद्ध बाबू? अपना पेट काट काट कर पिताजी की दी पॉकेट मनी को खर्च करके अपने नाखूनों का नील एक्सटेंशन कराया है, तब जाकर मेरे नाकामयाब छोटे नाखून लंबे हुए हैं। नोरा के लंबे नाखूनों का बड़ा बखान सुनकर अनिरुद्ध फीका सा मुंह बनाकर बिछौने के एक छोर में सो जाता है। अगली सुबह सुगंधा घड़ी की ओर ताकते हुए कहती है, इतनी देर हो गई है, घड़ी की सुई भी 10 पर दस्तक देने वाली है, मगर अब तक नोरा बहू अपने कमरे से बाहर नहीं निकली है। सुगंधा जैसे ही नोरा के कमरे में आती है तो वो देखती है कि नोरा नेल शेपर लिए अपने लंबे नाखूनों की साज सज्जा में लगी हुई है। गुड मॉर्निंग सासू माँ। गाँव की गुड मॉर्निंग सूर्यास्त के साथ होती है, समझी? एक तो तू इतनी देर सवेर उठी है और उस पर भी अपने लंबे नाखूनों की घिसाई पुताई में लगी है। अरे तेरा ससुराल में पहला दिन है, चलकर कुछ मीठा बनाकर चूल्हा पूजन कर दे। माँ जी, लगता है बढ़ते बुढ़ापे में आप बौरा गई हैं। अरे अगर मैं कामकाज करूंगी तो मेरे लंबे नाखून टूट जाएंगे, जो मुझे हरगिज गवारा नहीं। वैसे ये चूल्हा चौका आपको ही शोभा देता है सासू माँ, क्योंकि आपके नाखून देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्हें मूषक महाराज ने कुतर डाला हो। सुगंधा अपनी बहू को समझाने की भरसक कोशिश करती है, मगर लंबे नाखूनों के प्रति नोरा के पागलपन के आगे बेचारी सास की सूझबूझ जवाब दे जाती है। थक हार कर वह खुद की रसोई का रुख करती है। कितना कुछ सोचा था कि बहू के आने के बाद घर बार की जिम्मेदारी से फुर्सत मिलेगी, मगर बहू रानी को अपनी बूढ़ी सास से बढ़कर अपने लंबे नाखूनों की परवाह फिक्र है। सुगंधा बिना बात को बढ़ाए खुद सारा काम संभालने लगती है। 1 सप्ताह बाद। नोरा, तुमसे शादी करने का क्या फायदा कि सारा दिन घर माँ को संभालना पड़ता है और तुम इस घर की बहू हो। अनिरुद्ध, मैं इस घर की बहू बनकर आई हूँ, बाई नहीं, और मैं नहीं चाहती कि घरेलू कामकाज से मेरे नाखून टूट जाएं। अरे इतना है तो कोई काम वाली क्यों नहीं रखते? सुगंधा बीच में आकर दोनों को शांत कराती है और नोरा के जाने के बाद अनिरुद्ध को समझाती है, बेटा जोर जबरदस्ती से बनती बात और बिगड़ती है, सब्र रख। मुझे भरोसा है कि बहुत जल्द बहू अपनी जिम्मेदारी को बखूबी संभाल लेगी। ऐसे ही समय गुजरता जाता है। नोरा आए दिन अनिरुद्ध के जेब से पैसे लिए पार्लर जाके अपने लंबे नाखून पर नेल आर्ट कराती, तो कभी मैनिक्योर करती। एक सांझ। माँ, आप मेरी पॉकेट से पैसे निकालती हैं क्या? नहीं तो अनिरुद्ध, पिछले 1 सप्ताह से मेरी पॉकेट से रोजाना पैसे गायब हो रहे हैं। आज तो मेरे पर्स से पूरे 15,000 रुपए गायब है। अरे इतने पैसे कहाँ गए? कहीं कल रात कोई चोर उचक्का घर में दस्तक तो नहीं दे गया? तभी एकाएक नोरा आकर कहती है, ये देखिए सासू माँ, मैंने नया नेल आर्ट कराया है,
सिर्फ 5,000 रुपए के सस्ते शुल्क में। और बाकी पैसे से मैंने अपने लंबे नाखूनों के लिए एक्सपेंसिव नए नेल पॉलिश, थिनर, नया नेल शेपर और नाखूनों की शाइनिंग के लिए नेल सीरम भी लिया है। वाह, मेरी बुर्बक बहू क्या करामात करके आई है। अपने इन लंबे नाखूनों के पीछे पूरे 15,000 रुपए फूंक आई। नालायक नाश पिटी, वो पैसे घर खर्च चलाने के थे। शुक्र है जो मैंने बुरे वक्त के लिए थोड़े पैसे बचत करके रखे थे, वरना आज तो तूने अपने इस नाखून के पीछे हमें राजा भोज से नंगू तेली ही बना दिया था। बस बहुत हुआ, आज मैं तेरे नाखूनों का नाश कर दूंगी। माँ जी, मेरे नाखून मत काटना। ठीक है, नहीं काटूंगी तेरे यक्षिणी चुड़ैल वाले नाखून, मगर मेरी एक शर्त है, आज से तू आदर्श बहू बनकर घर का काम काज करना होगा तुझे। सासू माँ, अपने लंबे नाखूनों के लिए नोरा झाड़ू कटके का सितम हंसते हंसते सह लेगी। ये कहकर नोरा रसोई घर का रुख करती है, जहाँ सिंक में बर्तनों का बड़ा ढेर देखकर वो कहती है, मुझे बहुत सावधानी के साथ इन बर्तनों की सफाई करनी होगी। नोरा जैसे ही अपने लंबे नाखून वाले हाथों से बर्तन धोना शुरू ही करती है कि उसके अंगूठे का नाखून एक धारदार प्लेट के बीच आकर टूट जाता है, जिसे देख नोरा खूब रोती है। आवाज सुनकर सुगंधा रसोई में आती है। अरे रे, ये कैसा कोलाहल है। सासू माँ, देखिए मेरा थंबनेल टूट गया। हे ईश्वर, नालायक नाच पिटी एक नाखून के पीछे शोक फैला रही है। माँ जी, मेरे महीनों की मेहनत से ये नाखून लंबे हुए थे। अरे नाखून है, फेविक्विक का मजबूत जोड़ नहीं जो टस से मस नहीं होगा। अब टेसुए बहाना बंद कर और जा जाकर अपने नाखूनों पर एशियन पेंट की पुताई कर। ऐसे ही दिन, सप्ताह और महीनों में बढ़ जाता है। एक सवेरे जब सुगंधा रसोई घर का रुख कर ही रही थी, तभी इसका सर जोरों से चकराता है, जिससे वह दब से जमीन पर गिरती है। नूरा दौड़ते हुए आकर कहती है, माँ जी, होश में आइए। माँ जी, अनिरुद्ध, जल्दी आओ, माँ जी बेहोश हो गई हैं। दोनों दंपत्ति दौड़ते भागते उसे अस्पताल लाते हैं, जहाँ डॉक्टर जांच पड़ताल करके बाहर आता है। डॉक्टर, मेरी माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? देखिए, बढ़ते बुढ़ापे में उन्होंने जरूरत से ज्यादा मेहनत की है, जिस वजह से उनका शरीर निर्बल और बेजान हो गया है। उन्हें सेवा सहाय की बहुत ज्यादा जरूरत है। सुना तुमने? आज तुम्हारी कामचोरी के कारण माँ का शरीर सूख गया है। अगर तुमने अपनी जिम्मेदारी समझी होती तो माँ आज घर होती। हरी शारीरिक सुंदरता जीवन भर साथ नहीं चलती, सच्चे रिश्ते साथ चलते हैं। अनिरुद्ध का संक्षेपण नोरा को चुप्पी साधने पर मजबूर कर देता है। थोड़ी ही देर में सुगंधा को होश आता है, जहाँ नोरा कहती है, सासू माँ, अपनी इस नासमझ नालायक बहू को माफ कर दीजिए। मैं बहू नहीं, आपके लिए बला बन गई। अपनी शारीरिक सुंदरता के कारण मैंने आपकी तकलीफों को भी साझा नहीं किया। अब मैं एक बेहतर बहू बनकर अपनी गलती को सुधारूंगी। ये सुनकर सुगंधा मजाकिया स्वर में कहती है, इसका मतलब नोरा बहू तो अपने लंबे नाखूनों की बलि देगी। नोरा अपने लंबे नाखूनों को काटकर न सिर्फ ससुराल की बागडोर संभालने लगी, बल्कि सास के सेहत के प्रति भी पूरे तौर से सचेत रहने लगी और प्रत्येक सप्ताह अपने नाखूनों को काटकर साधारण कर लिया करती थी। सोने की जादुई गाय मुंडी पेड़। नीता अपने पति साहू के सिर पर बंधी पट्टी देखकर पूछती है, ये क्या हुआ जी आपको? आज मजदूरी करते हुए सिर पर ईंट गिर गई थी। हे राम जी, ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना आपको? पूरे 11 टाके आए हैं। बहुत दर्द हो रहा है, पूरा सर चकरा रहा है नीता। हे राम जी, ये तो बहुत चोट लग गई है आपको। फिर नीता साहू को दवाई देकर सुला देती है। ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं और फिर आज तो घर में रात को खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। थोड़े से चावल है, वो भी पका दूंगी। देखता हूँ, कल कहीं जाकर काम की बात करके आता हूँ। इतनी चोट लगी है, ऐसे में क्या काम करेंगे आप? चिंता में पूरा दिन निकल जाता है और रात हो जाती है। नीता का बेटा सोनू बोलता है, माँ, आज खाना नहीं बनाया, बहुत भूख लगी है। ये ले, पानी पी ले और थोड़ी देर बाहर खेला। अभी तो सोनू को पानी पिलाकर बहला दिया है। थोड़ी देर में जब उसे दोबारा से भूख लगेगी तो उसे क्या खाने को दूंगी मैं? तुम ऐसा करो, साथ वाली सावित्री से कुछ चावल ले आओ। जब हमारे पास आएंगे हम उसे दे देंगे। नीता सावित्री से चावल मांगने के लिए बाहर निकलती है।
तभी उसे बाहर कुछ चमकती हुई चीज नजर आती है। ये इतने अंधेरे में क्या चमक रहा है? पास जाकर देखती हूँ, क्या है ये? नीता उस चमकती हुई चीज के पास जाती है। अरे, ये तो एक गाय है, लेकिन ये इतना चमक क्यों रही है? नीता भाग के साहू के पास जाती है। हे जी, सुनते हो? बाहर मैंने अभी बड़ी अजीब सी गाय देखी है। पीले रंग की गाय, बिल्कुल सोने के जैसी। हाँ, तो इसमें चौंकने की और डरने वाली क्या बात है नीता? मुझे तो लग रहा है हमारे घर के आसपास कोई भूत घूम रहा है। भला सोने की कोई गाय होती है क्या? बस बस कुछ भी बोले जा रही हो। भला सोने की भी कोई गाय होती है? साहू नीता के साथ बाहर चला आता है। उसे वहाँ कुछ भी नजर नहीं आता। तुम सच में पागल हो गई हो नीता। यहाँ कोई गाय नहीं है। जाओ, तुम चावल लेकर आओ। नीता चुपचाप सावित्री के घर चावल लेने चली जाती है। चावल लेकर जब नीता घर लौटती है तो उसे वो चमकती हुई सोने की गाय फिर से नजर आती है। हे राम जी, ये फिर यही खड़ी है। जय बजरंग बली, रक्षा करो। आल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ नीता। मदद? कैसी मदद? तुम कौन हो और गाय होकर तुम बोल कैसे सकती हो? मैं एक जादुई सोने की गाय हूँ। तुम्हारी गरीबी देखकर मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। नीता भागकर साहू के पास जाती है। देखो साहू, बाहर चल के देखिए, वो वहीं खड़ी है। अरे, ये कैसी अजीब सी दिखने वाली गाय है। ये यहाँ कहाँ से आई है? तभी गाय चलने लगती है। इस गाय ने हमारी मदद करने को कहा है। चलो इसके पीछे पीछे चलते हैं, देखते हैं ये क्या मदद करती है। तुम पागल हो। इसने हमें मार दिया तो? मार दिया तो मर जाएंगे, वैसे भी ऐसी जिंदगी से तो मरना ही अच्छा है। नीता और साहू गाय के पीछे पीछे चलने लगते हैं। चलते चलते गाय दोनों को जंगल में एक पेड़ के पास पहुंचकर रुक जाती है। ये गाय यहाँ क्यों रुक गई? वो तो इस गाय को ही पता है ये यहाँ क्यों रुकी है। तभी गाय का सर उसके धड़ से कटकर अलग हो जाता है और जाकर पेड़ पर लटक जाता है। ये देखकर नीता और साहू डर से आंखें बंद कर लेते हैं। कहा था मैंने, मत आओ इसके पीछे। देखो अब क्या हुआ है। मुझे क्या पता था ये सब होगा। चलो यहाँ से भाग चलते हैं। तभी सोनू चिल्लाता है, मम्मी, पापा, देखो ये गाय की मुंडी और गर्दन से क्या गिर रहा है। नीता और साहू अपने चेहरे से हाथ हटाकर गाय को देखने लगते हैं। अरे, ये क्या? उसकी गर्दन कटने से इसकी गर्दन से तो हीरे निकल रहे हैं और इसकी मुंडी में से तो कितना सारा सोना निकल रहा है। इसका मतलब ये सच में जादुई सोने की गाय है। हाँ, अब हमारे दुख के दिन चले गए सोनू के पापा। नीता और साहू जल्दी जल्दी सोना और हीरे लेकर अपने घर आ जाते हैं। घर आकर नीता चावल पकाती है और सोनू को चावल खाने को देती है। क्या माँ, अब रोज रोज ये चावल उबाल कर दे देती हो? ना इसके साथ कोई सब्जी ना कोई दाल होती है। बस बेटा, आज खा ले, कल से मैं अपने राजा बेटा को अच्छा अच्छा खाना दूंगी। और सोनू समझाने पर समझ जाता है और सब चावल खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह, उठो जी, जल्दी उठो और सुनार के पास ये सब देकर पैसे लेकर आओ और आते वक्त अपनी दवाई और घर का कुछ सामान ले आना। साहू जल्दी से उठकर वो सब बेचकर पैसे ले आता है और घर का सारा सामान और सोनू के लिए अच्छे अच्छे खिलौने भी लेकर आता है। ये लो सोनू की माँ, जो जो तुमने बोला था वो सब ले आया। और सोनू कहाँ है? सोनू, ओ सोनू, जल्दी आओ। क्या हुआ पापा? ये ले, तेरे लिए नए नए खिलौने, देख कितने अच्छे हैं। अरे वाह, इतने सारे अच्छे अच्छे खिलौने। मैं अपने दोस्तों को दिखा कर आता हूँ। सोनू अपने दोस्तों को खिलौने दिखाता है। तभी सावित्री का बेटा पारस सावित्री से जाकर बोलता है, माँ, मुझे भी सोनू जैसे खिलौने चाहिए। खिलौने? वो भी सोनू के पास? रात को तो नीता मुझसे चावल मांगने आई थी। और सावित्री नीता के घर जाती है। अरे नीता,
कल रात को तो तुम्हारे पास खाने तक को पैसे नहीं थे, आज अपने बेटे को खिलौने दिला रही हो। नीता सावित्री को सारी बात बता देती है। फिर तो मैं भी उस गाय से हीरे और सोना लूंगी। और रात होते ही सावित्री उस पेड़ के नीचे पहुंच जाती है। हे गाय, मुझे भी सोना और हीरे दे जल्दी से। सावित्री के बहुत बोलने पर भी गाय उसे ना ही सोना देती है और ना ही हीरे। सावित्री गाय को जोर से एक डंडा मारती है। तभी गाय गुस्से में आ जाती है। गाय मारने के लिए सावित्री के पीछे पड़ जाती है। अरे बचाओ, अरे कोई है, अरे बचाओ, ये गाय तो मुझे मार ही डालेगी। गाय सावित्री को अपने सींग पर पटक पटक कर उसका बुरा हाल कर देती है। सावित्री डर से भागकर नीता के पास जाती है। अरे ओ नीता, कहाँ है तू? तूने मुझे पागल बनाया, भगवान तेरा कभी भला नहीं करेगा। नीता उसे समझाती है, लेकिन उसे लगता है कि नीता ने उससे झूठ बोला और उसे खरी खोटी सुनाकर वहाँ से वो चली जाती है। अगली रात नीता और उसका पति जंगल की ओर जाते हैं। अरे ये इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? जरूर ये सोना और हीरा लेने जा रहे होंगे, चलकर देखती हूँ। नीता और साहू जंगल में सोने की गाय के पास जाकर, हे जादुई सोने की गाय, हमारा घर जमींदार के पास गिरवी रखा है, हमें अपना मकान छुड़वाना है, आप हमारी कुछ मदद कर दीजिए। तभी जादुई सोने की गाय की मुंडी धड़ से अलग होकर पेड़ से लटक जाती है और उसकी गर्दन से हीरे और मुंडी से सोना निकलने लगता है। दोनों सोना और हीरे लेकर अपने घर आ जाते हैं। अच्छा, तो पहले इस गाय के आगे अपना दुखड़ा रोना पड़ता है। चलो चल के एक बार इससे फिर से कुछ बोल के पैसे और हीरे मांगती हूँ। हे जादुई सोने की गाय, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है, आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए। तभी गाय की मुंडी धड़ से अलग होकर पेड़ पर लटक जाती है और गाय की गर्दन से हीरे और गाय की मुंडी से सोना निकलने लगता है और वो सारे हीरे और सोना लेकर घर आ जाती है। अगले दिन सुबह, आज तो मैं बाजार से अच्छे अच्छे गहने और साड़ी खरीदूंगी, पूरे गांव वालों को दिखाऊंगी। मार्केट जाकर सावित्री सारे हीरे और सोने को बेचकर खूब सारी शॉपिंग करती है और सब खत्म कर देती है और सारे सामान को देखकर खुश होती रहती है कि तभी उसके घर एक आदमी आता है। अरे सावित्री बहन, अरे तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया है, उनकी हालत बहुत खराब है, जल्दी आओ। हे भगवान, क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। सारे पैसे मैंने अपने शौक और मौज में खत्म कर दिए। मैंने जादुई सोने की गाय के आगे झूठ बोला, कहीं इसीलिए तो उसने ऐसा नहीं किया। सावित्री गाय के पास भागकर जाती है और उससे अपनी सारी परेशानी बताती है। हे गाय माता, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से कभी झूठ नहीं बोलूंगी। बस अब की बार मेरी मदद कर दीजिए, मेरे पति हॉस्पिटल में हैं। गाय तभी अपनी गर्दन और मुंडी से सोना और हीरे देने लगती है और सावित्री अपने पति का अच्छे से इलाज करवाती है और उसके बाद वो कभी भी झूठ नहीं बोलती है। भूतिया गरीब बच्चों की भूख। दीदी, और कितना चलना पड़ेगा? मेरे पैर दुख रहे हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। थोड़ी देर और चुटकी, फिर हम एक घर में जाकर खाना खाएंगे। अरे देख, सामने वो वाला घर है, वहाँ चलते हैं। ये बोलकर दोनों बहनें उस घर की दीवार को यूं ही पार कर लेती हैं। दोनों सीधा रसोई में जाती हैं तो वहाँ अलग अलग तरह का स्वादिष्ट खुशबूदार खाना बना हुआ था। इतने सारे खाने को देखकर भूतिया टीना कहती है, आहा दीदी, यहाँ तो कितना सारा बढ़िया बढ़िया खाना रखा हुआ है। शाही पनीर पालक, पनीर कोफ्ते, बादाम का दूध। दीदी, बहुत भूख लग रही है अब तो। हाँ चुटकी, इतना सारा खाना देखकर तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। चल चल जल्दी करते हैं, इससे पहले कोई आए हम ये सारा खाना खा जाते हैं। दोनों भूतिया बच्ची रसोई की स्लिप पर बैठकर इस कदर खाने पर टूट पड़ती हैं कि जन्मों जन्मों से या मरने से पहले वो बहुत ही भूखी हो या उन्होंने लंबे समय से खाना देखा ही न हो। दोनों बच्चियां जल्दी जल्दी उस खाने को खाई जा रही थी और देखते ही देखते रसोई में बना इतना सारा खाना खत्म हो जाता है। तभी टीना कहती है, दीदी, इतना सारा स्वादिष्ट खाना खाकर तो मजा ही आ गया, लेकिन मुझे और भूख लगी है। अभी और खाना है, मैं उस फ्रिज में जाकर देखती हूँ। ठीक है चुटकी, तू फ्रिज में से खाना और ढूंढकर खा ले, मेरा तो पेट भर गया।
ठीक है दीदी। छुटकी जानवर के समान चलकर फ्रिज खोलती है और सारा सामान गिरा गिरा कर खाने लगती है। फिर दोनों चली जाती हैं। तभी माया आकर अपनी रसोई की ऐसी हालत देखते ही हक्की बक्की रह जाती है और चिल्ला पड़ती है, विराट, विराट, विराट जल्दी आइए, देखिए रसोई का ये क्या हाल हो गया है। अभी 10 मिनट पहले रसोई बहुत अच्छे से थी, मैंने इतना सारा खाना बनाया था और अब यहाँ कुछ भी नहीं है। फ्रिज भी खुला हुआ पड़ा है और ये आधा खाया हुआ सेब और बैगन, भला ये सब कौन कर सकता है। अरे ये देखकर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई जानवर हमारी रसोई में आकर खाना खा गया हो। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मुझे ये सब समेटना होगा। कितने गंदे तरीके से मेरी रसोई को खराब कर दिया है। गुस्सा तो बहुत आ रहा है। शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ मिलकर ये रसोई ठीक करा दूंगा। फिलहाल के लिए बाहर हम खाना खाने चलते हैं। अपने पति की बात सुनकर वो उसके साथ रेस्टोरेंट चली जाती है। तभी वो दोनों बच्चियां उस रेस्टोरेंट में पहुंचकर शेफों द्वारा बनाया हुआ सारा खाना एक एक करके वो खा जाती हैं। वहां खड़े सभी स्टाफ हैरान हो जाते हैं कि उनके सामने से खाना गायब हो रहा है, पर ये सब कर कौन रहा है। अरे बाप रे बाप, मेरी आंखों के आगे ये खाना ओझल हो रहा है। आखिर इतने सारे बनाए हुए दाल मखनी, नूडल्स, नान, पकौड़े सब कौन खा सकता है। सर अब हम क्या करेंगे? नीचे काफी सारे कस्टमर खाने का ऑर्डर दिए बैठे हुए हैं। अगर हमने उन्हें खाना नहीं दिया तो वो सब फिर कभी नहीं आएंगे। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो, पर इतनी जल्दी खाना कैसे बनेगा? तभी रेस्टोरेंट में बैठे कस्टमर खाने के लिए स्टाफ पर चिल्लाने लगते हैं। अरे कितनी देर हो गई, अभी तक आपने हमारा ऑर्डर हमें नहीं दिया और कब तक भूखे बैठे रहे? और क्या, हम पागल थोड़ी हैं जो अपना यहाँ वक्त जाया कर रहे हैं। हमें भूख लगी है, खाना दो। सर माफ कीजिए, वो हमने खाना बनाया था पर सारा खाना पता नहीं कैसे गायब हो गया। अब थोड़ी सी देर रुकिए, हम अभी लेकर आते हैं। ऐसे कैसे खाना गायब हो जाएगा? बेवकूफ बना रहे हो क्या? अब हमें यहाँ से खाना नहीं खाना, हम जा रहे हैं। हाँ हाँ, हमें खाना नहीं खाना। विराट, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं। माया, मैंने अभी अभी सुना कि जो हमारे घर पर हुआ है सेम यहाँ पर भी हुआ है। यहाँ इतना सारा खाना अचानक से आंखों के सामने से गायब हो गया और उन्हें पता भी नहीं चला। इसका मतलब ये किसी जानवर का नहीं, किसी और का ही काम है। आखिर इतना भूखा शख्स कौन हो सकता है जो दिखाई भी नहीं देता और इतना सब खा जाता है? पता नहीं माया। अगले दिन वो दोनों बच्चियां दूसरों के घर में जाकर तो कभी कचरे से खाना ढूंढकर खाती हैं। अरे चुटकी, तू ये क्या कर रही है? तू ऐसे कचरे में से खाना मत खा। हम किसी के घर में चलते हैं और वहाँ से बढ़िया बढ़िया खाना चुरा कर खाएंगे। ठीक है दीदी, वहीं चलो। दीदी, मेरे को तो इतनी भूख लगती है कि खाने के बाद भी मेरा और खाने का मन करता है। पेट भरता ही नहीं है। मैं समझती हूँ छोटी, हम जिस तरह से मरे हैं उसकी वजह से ही हमारे साथ ये सब हो रहा है। हाँ दीदी। माया के घर के सामने वाली ललिता को भी कुछ ऐसा ही आभास होता है। उसका भी बनाया हुआ खाना वो दोनों भूतिया बच्ची खा जाती हैं। तो वो ये बात माया को बता देती है। सच बताऊं माया, तो ये देखकर मैं बहुत डर चुकी हूँ। मैं तो अपने घर में पाठ पूजा करवाऊंगी, क्योंकि मुझे वो दो भूतनियों का साया लगा। सच में? क्या ऐसा ही हुआ है मेरे घर में भी? मुझे कुछ ऐसा ही महसूस हुआ पर मैं देख नहीं पाई। चल ठीक है, अब मैं चलती हूँ, तू बच के रहियो। ये कहते ही ललिता चली जाती है और अगले दिन घर में पूजा पाठ करवा देती है, जिसकी वजह से वो दोनों बच्चियां उस घर में घुस नहीं पाती हैं। अरे ये क्या चुटकी, हम तो इस घर में जा ही नहीं पा रहे हैं। लगता है यहाँ कोई पाठ पूजा हुई है। ये देख, धागा भी बंधा हुआ है। हाँ दीदी, जहाँ हमने सबसे पहले खाना खाया था वहीं खाना खाते हैं। माया ने खाना बनाया हुआ था। वो खाना टेबल पर लगाने ही जा रही थी कि दोनों भूतिया बच्ची उसके बनाए हुए खाने को मजे से खा रही थी। तभी माया उनके सामने जाकर कहती है, पकड़ लिया, तुम दोनों को मैंने पकड़ लिया। आखिर तुम दोनों भूतिया बच्ची क्यों ऐसे खाना चोरी करके खाती हो? दीदी मुझे डर लग रहा है। डर मत चुटकी, ये हमें कुछ नहीं करेगी। देखिए, हमें मारना मत, हम भूखे थे इसलिए खाना खाना चाहते थे। मैं तुम दोनों को कुछ नहीं कहूँगी, पर मुझे इसकी वजह बताओ। मैं बताती हूँ आंटी। थोड़े समय पहले हम यहीं आसपास रहा करते थे। हम दोनों बहनें अनाथ थीं, हमारा कोई नहीं था, जिस वजह से हमारा जीवन गरीबी में बीत रहा था। हमारे पास खाने पीने के कोई पैसे नहीं होते थे, इसलिए हम कभी कचरे में से तो कभी भीख मांगकर खाना खाया करते थे और कभी कभी चोरी भी किया करते थे। लोग हमें मारते और धिक्कारते थे। अरे हटो हटो, दूर हटो,
तुमसे बहुत गंदी बदबू आ रही है। अंकल हमें कुछ खाने को दे दो, हमने 4 दिन से कुछ नहीं खाया है। कुछ नहीं तो मेरी बहन के लिए थोड़ा सा खाना दे दो। अरे हट मेरे पास से, तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। दीदी पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ खाने के लिए लाओ दीदी। रो मत चुटकी, आ मेरा हाथ पकड़कर, मैं तुझे खाना जरूर खिलाऊंगी। टीना मीना रोड क्रॉस कर ही रही थी कि दोनों एक कार के नीचे आकर मर जाती हैं और भूतिया बच्ची बन जाती हैं। तब से आंटी हमारी आत्मा भूख से व्याकुल होकर भटक रही है, इसलिए हम दोनों बहनें अभी भी खाना चुरा कर खाते हैं। हमें पिंडदान चाहिए, और अगर आप गरीबों को खाना खिला देंगे तो हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा पिंडदान करूंगी, जिसके बाद तुम्हें इतनी परेशानी नहीं होगी। मैंने सब सुन लिया है माया, तुम निश्चिंत रहो। अगले सुबह ही माया और विराट एक पंडित को बुलाकर दोनों बच्चियों की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाते हैं। ओम शांति नमः, मोक्ष प्राप्ति नमः, देह शांति प्राप्ति नमः, बालिका शांति आत्मा प्राप्ति नमः। अब देखिए, आप दोनों इनका खाना निकाल कर इन्हें दे दीजिए और पेट भरकर खिलाइए। जी पंडित जी। माया दोनों बच्चियों को खाना पेट भरकर खिलाती है। वहीं दूसरी तरफ विराट बाहर गरीबों में खाना बांटता है। उसी क्षण दोनों बच्चियों को मुक्ति प्राप्त हो जाती है और पिंडदान मिलने पर चली जाती हैं। भिखारिन सास बहू। अरे ठहरो यहीं, कहां बड़े चली आ रही हो तुम भिखारिनो? शनाया और मेनका नाम की 2 बेबस भिखारन सास बहू बिगड़ी दशा में होटल में घुस रही थीं कि तभी उस 5 स्टार होटल के मुख्य मालिक स्वराज उन्हें देख लेता है और उनके चेहरे को देखकर उखड़ते स्वर से कहता है, तुम दोनों भिखारन सास बहू आज फिर मुंह उठाकर चली आई? अरे बार बार धक्के खाने के बावजूद भी बेइज्जती करने के लिए चली आती हो यहाँ पे? साहब, मेरी सास और मैं बेहद भूखी हैं, कुछ खाने को दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। लाओ पैसे। भिखारन सास बहू को स्तब्ध खड़ा देखकर स्वराज कहता है, पल्ले 1 पाई तक नहीं है? और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इस 5 सितारा होटल में कदम रखने की? अरे निकाल कर बाहर फेंक दो इन भिखारन सास बहू को। स्वराज के कहने पर होटल के दरबान उन्हें घसीटते हुए बाहर का रास्ता दिखाते हैं। इसके बाद भिखारन सास बहू अपना टूटा फूटा बर्तन लिए बिरजू समोसे वाले के पास आकर हाथ फैलाए हुए भीख मांगकर कहती हैं, भैया जरा 2 समोसे मिलेंगे क्या? बिरजू उन दोनों भिखारन सास बहू की बिगड़ी दशा देखकर बिगड़ा बेबाक सा मुंह बनाकर कहता है, अरे दाम दो, समोसा लो। मगर हमारे पास पैसे नहीं है। अरे पता था मुझे, तुम्हारी फटीचर दशा साफ साफ बयां कर रही है कि तुम दोनों सास बहू बड़ी भिखारन हो। अरे भाई, 2 समोसे देने से तुम्हें खास घाटा नहीं होगा। अरे अब तलक बोनी बट्टा भी नहीं हुआ है, सवेरे सवेरे चली आई भिखारन सास बहू बिना पैसों के हैं? मैं तुमसे अपने समोसे का सौदा हरगिज नहीं करूंगा। बेचारी 2 रोज की भूखी भिखारन सास बहू पेट की आग बुझाने की खातिर दर दर मारी फिर रही थीं, मगर उन्हें कुछ नहीं मिला। अंत में भूख उन्हें कूड़ा घर के बाहर लाकर खड़ा करती है। तभी एक शख्स उनकी आंखों के सामने कुछ रोटियां और सब्जी वहां रख जाता है। दोनों एक दूसरे से झूठा बखान करती हुई कहती हैं, अरे बहू, ये खाना तो एकदम सही है, इसे खाकर हम सास बहू का पेट भर जाएगा। भिखारिन सास बहू बहरी तौर पर भले ही खाने को सही जाहिर कर रही थी, मगर दोनों अंदर ही अंदर एक दूसरे से सैकड़ों बातें बयान कर रही थीं। हे भगवान, आज हम सास बहू के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हमें ये जानते हुए भी कि ये खाना सड़ चुका है, इसे खाना पड़ रहा है। ये सब कुछ शायद हमारे ही कर्मों का फल है बहू। भिखारन सास बहू सड़े गले खाने को खाकर फुटपाथ पर ही सो जाती हैं। भिखारन सास बहू की खातिर ये कोई नई बात नहीं थी। वो कभी मंदिर के बाहर बैठी भीख मांगकर पेट भरती, तो कभी कहीं और जगह से दुत्कारे जाने पर जानवरों को सौंपी गई खुराक को अपना खाना बना लिया करती। समय गुजर रहा था। एक बार की बात है, आज भी वो भिखारन सास बहू सैकड़ों भिखारियों के बीच साथ पसारे हुए मंदिर के बाहर बैठी हुई थी। तभी भूपति अपने बेटे आरव के संग खाना बांटते हुए मंदिर की सीढ़ियां उतर रहा था। उन्हें देखकर सास बहू का चेहरा पीला पड़ जाता है। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? बहू, इससे पहले कि हम भिखारिन सास बहू का इनसे सामना हो, हमें यहाँ से भागना होगा। कल तलक जो सास बहू कूड़े के ढेर में पड़ा खाना उठाकर अपना पेट भर रही थीं,
आखिर आज क्यों वो इन दो शख्स से भागती फिर रही थी? जानने के लिए देखते हैं भिखारन सास बहू की कहानी की एक झलक। नी मैं वोट का लगा कि तेरे नाल नचना, नी मैं वोट का लगा कि तेरे नाल नचना। देर रात के 2 बज रहे थे। नशे में धुत शनाया और मेनका घर आती हैं। उनको ऐसे देखकर भूपति और उसका बेटा आरव बेहद बौखलाते हैं। अरे ये कोई वक्त है घर आने का आप दोनों का? है आप दोनों सास बहू की बुरी आदत से हम बाप बेटे परेशान हो चुके हैं। अरे बेटा इन समय इन दोनों से बात करना बेफिजूल है, अभी ये नशे में मदहोश हैं। ये कहकर दोनों अपनी अपनी पत्नियों को संभालते हुए ले जाकर कमरे में सुला देते हैं। अगली सुबह दोनों सास बहू सिर पकड़े हुए सोफे पर आकर बैठ जाती हैं। उफ, ये मेरा सर। बहू, लगता है कल किटी पार्टी में हम दोनों ने ज्यादा ही पी ली थी। तभी दोनों के पति वहां आकर बैठ जाते हैं और ताने भरे लहजे में कहते हैं, अगर कल रात पीने में कमी रह गई हो तो वो अभी पीकर पूरा कर लो। ससुर जी, आप मेरी सासू माँ को क्यों डांट रही हैं? तू चुप कर बहू, एकदम अपनी सास के रंग में रंगी जा रही है। अरे हम दोनों बाप बेटे दिन रात इसलिए मेहनत करते हैं ताकि तुम दोनों सास बहू मिलकर हमारे पैसे पीने में उड़ाओ। अरे सोसाइटी में और भी सास बहू की जोड़ी हैं जिनकी मिसालें देते नहीं थकते लोग। आप दोनों के बुरे बिहेवियर से पूरी सोसाइटी में बदनाम हो गई हैं आप दोनों। आरव, ठीक है चिल पिल। दोनों सास बहू को हंसते हुए देख भूपति कहता है, अरे बंद करो ये विलायती बकैती। जब देखो दोनों सास बहू एक ही सुर में एक दूसरे का बचाव करती हो। ये रुतबा पैसा तुम्हारे पति मेहनत से कमाते हैं, उसे बचाना सीखो। अरे मेरे प्यारे पतिदेव, पैसे कमाना तो पति का परम धर्म है और उन्हें उड़ाना उनकी प्यारी पत्नियों का कर्म है। भूपति और आरव के लाख समझाने पर भी ना तो सास बहू के बर्ताव बदलते हैं बल्कि हर एक दिन के साथ उनके खर्चीला शौक बढ़ते चले जाते हैं। वो आए दिन लाखों रुपए महंगी शॉपिंग में उड़ाती हैं। एक शाम दोनों बाप बेटे घर आते हैं तो सास बहू को औरतों के बीच में बैठकर ताश खेलता देख उनके तलवों का गुस्सा सिर पर चढ़ाता है। मेनका, शनाया, ये सब कुछ क्या चल रहा है? अरे अब आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? दोनों सास बहू बस पत्ते ही तो खेल रही हैं। भूपति के गुस्से को देखकर सभी औरतें वहां से अपना रास्ता नाप लेती हैं और भूपति कहता है, अरे औरतों का काम होता है घर को स्वर्ग बनाकर उनको अच्छी तरह से रखने का, मगर तुम दोनों सास बहू ने इस घर को जुए का अड्डा बनाकर रख दिया है। इतने के बावजूद भी सास बहू पर कहां कोई असर पड़ने वाला था। पीने के साथ उन्हें सैकड़ों बुरी लत पड़ चुकी थी, जैसे लॉटरी, ताश, पब इत्यादि। वो हर एक दिन पति का पैसा फूंक कर अपने बुरे शौक को पूरा करती थी। उनके इस बेहिसाब खर्चीलेपन के चलते उनके पति का कारोबार ठप पड़ गया। घर की अवस्था भी दयनीय हो गई। जहां इस अवस्था में सास बहू को पति का साथ निभाना था, उन दोनों ने अपना स्वार्थ साधकर एक रात बचा खुचा पैसा चुराकर घर से भाग चली। उनसे वो सप्ताह भर होटल में रही, मगर पैसे खत्म होते ही होटल के मैनेजर ने उन्हें उनकी औकात याद दिलाई। धीरे धीरे उनकी दशा बिगड़ने लगी। सालों ऐशो आराम में रही सास बहू के फुहरेपन ने उन्हें भिखारी बनाकर रख दिया। शायद ये हम सास बहू को उन्हीं कर्मों की सजा मिल रही है कि हम भीख मांगकर अपना पेट भर रही है। जैसे ही वो वहां से जाने लगती हैं, उनके पति उनके सामने आ जाते हैं। मेनका, शनाया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम दोनों हमें इन हालातों में मिलोगी। जानती हो हमने तुम दोनों को कितना तलाशा, यहाँ तक कि अखबार में इश्तिहार तक दिया, मगर तुम सास बहू की कोई खबर न मिली। चलो घर चलो। भूपति के मुंह पर जाने की बात सुनकर सास बहू की आंखों में आंसू डबडबा जाते हैं और मेनका कहती है, हम दोनों सास बहू ने तुम्हारे साथ इतनी बड़ी दगाबाजी की, क्या आप हमें एक और मौका दे सकते हैं? माँ, इंसान गलतियों की मूर्ति है। हाँ, हमें अफसोस तो हुआ था कि जिस स्थिति में आपको हम दोनों ने साथ देने की जरूरत थी, आपने अपना स्वार्थ साधा, मगर ईश्वर की कृपा से वो स्थिति अब संभल चुकी है। आरव, मुझे माफ कर दो, सारी गलती सरासर मेरी है। मेरे ससुराल में आने के बाद से ही मैंने माँ जी को खर्चीले शौक के खातिर बहकाया। आज हमें उसका पछतावा है। सड़क पर रहने वाले भिखारियों के बीच रहकर सास बहू को बड़ा सबक मिल चुका था। भिखारी बनकर जी चुकी बुरी स्मृतियों को भूलकर वो सास बहू नए सिरे से सुनहरी शुरुआत करती हैं और भविष्य में दोनों उस गलती को फिर कभी नहीं दोहराती हैं। बरसात में जामुन खाने वाली चुड़ैल। कितना अच्छा मौसम हो रहा है।
बारिश हो रही है। इस बारिश में तो जामुन खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन मैं जामुन खाऊं कहाँ से? इस जंगल के तो मैंने सारे जामुन खा लिए हैं। अब यहाँ तो कोई भी जामुन नहीं बचा। चुड़ैल अपनी गुफा के बाहर झांक रही होती है। उसकी गुफा के बाहर चारों तरफ बारिश हो रही होती है, जिसके बाद वो बारिश में आसमान में उड़ते हुए जामुन के पेड़ को ढूंढने के लिए निकल जाती है। आज तो मैं जामुन खा कर ही रहूंगी, फिर चाहे बारिश ही क्यों ना हो। वैसे ही बारिश में जामुन खाने का स्वाद भी अलग ही होगा, बहुत मजा आएगा। ऐसा सोचकर चुड़ैल बारिश में जामुन खाने के लिए निकल पड़ती है। कुछ ही देर में वो जंगलों को पार करके गांव में पहुंच जाती है। गांव में उसे एक जामुन का बगीचा दिखाई देता है, जहां वो पहुंचकर जामुनों को देखने लगती है। अरे वाह, क्या बात है, कितने सारे जामुन लगे हुए हैं यहाँ तो। अब मैं इन सभी जामुनों को खा जाऊंगी, बहुत मजा आएगा। चुड़ैल उस बगीचे के जामुन तोड़कर खाने लगती है, जिसके बाद वो खाती खाती आसमान में उड़ने लगती है और आसमान में उड़कर नाचने लगती है। क्या बात है, इस बरसात में जामुन खाकर बहुत मजा आ रहा है। अब मैं जब भी जामुन खाने आऊंगी तो बारिश में ही खाने आऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल उस बगीचे के सारे जामुन खा जाती है, जिसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है। वो बगीचा गांव के मुखिया का होता है। बारिश बंद होने के बाद जैसे ही मुखिया अपने जामुन के बगीचे में पहुंचता है, उसे वहाँ एक भी जामुन दिखाई नहीं देता, जिसके बाद मुखिया को बहुत गुस्सा आता है और उसे ये लगता है कि उसके सारे जामुन गांव के सभी लोगों ने चुरा लिए। इन गांव वालों की इतनी हिम्मत, इन्होंने मेरे बगीचे में आकर चोरी की। इन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, इन्हें तो मैं सजा देकर ही रहूंगा। ऐसा कहकर मुखिया गांव वालों को इकट्ठा करता है और उन्हें कहता है, तुम लोगों ने मेरे बगीचे के जामुन खाए हैं, अब मैं तुम सभी के बगीचों के ऊपर कब्जा कर लूंगा। आज से इस गांव में जितने भी बगीचे हैं वो सब मेरे हुए। अगर तुम में से कोई भी इन जामुन के बगीचे के पास भटका तो मैं उसका बहुत बुरा हाल करूंगा। ऐसा कहकर मुखिया गुस्से से अपने घर के लिए निकल जाता है। मुखिया को ये पता नहीं होता कि जामुन खाने वाला गांव के लोग नहीं बल्कि चुड़ैल होती है। जिसके बाद कुछ दिन तक तो गांव में बरसात नहीं आती। कुछ दिनों के बाद जैसे ही बरसात आती है, चुड़ैल फिर से जामुन खाने गांव में पहुंच जाती है। इस बार वो गांव में हरिया के बगीचे में जाकर जामुन खाने लगती है। अरे वाह, क्या बात है, एक तो बारिश और ऊपर से ये रसीले जामुन। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। वाह, मजा ही आ गया। चुड़ैल जामुन खाते खाते फिर से आसमान से उड़ने लगती है। इस बार चुड़ैल को गांव के कई लोग आसमान में नाचते हुए देख लेते हैं। अरे बाप रे बाप, जरा देखो तो सही, ऊपर देखो, ये चुड़ैल जामुन खाते खाते कैसे नाच रही है। अरे हाँ, ये तो एक चुड़ैल है जो जामुन खाते हुए नाच रही है। लेकिन ये चुड़ैल जामुन खाते हुए क्यों नाच रही है? और ये एक चुड़ैल होकर जामुन कैसे खा सकती है? इसका मतलब मुखिया के जामुन के बगीचे के सभी जामुन इस चुड़ैल ने ही खाए हैं। अब तो हमें ये बात मुखिया तक पहुंचानी होगी। गांव के सभी लोग मुखिया के घर पहुंच जाते हैं और उसे चुड़ैल के बारे में बताने लगते हैं। चुड़ैल के बारे में सुनते ही मुखिया कहता है, अरे गांव वालों, तुम ये लोग कैसी बात कर रहे हो? भला एक चुड़ैल जामुन क्यों खाएगी? उसे तो लोगों को खाना अच्छा लगता है। तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो आप हमारे साथ चलो, हम आपको दिखाते हैं। गांव के सभी लोग मुखिया को बारिश में ले जाकर हरिया के बगीचे के ऊपर उस चुड़ैल को नाचते हुए दिखाते हैं। चुड़ैल देखते ही मुखिया अचंभित रह जाता है, जिसके बाद वो सबसे पहले अपने किए की माफी गांव वालों से मांगता है। देखो गांव वालों, मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। बिना सोचे समझे मैंने तुम लोगों पर चोरी का इल्जाम डाल दिया। गांव के सभी लोग उसे माफ कर देते हैं, जिसके बाद वो कहता है, अब हम लोग इस चुड़ैल का क्या करें? ये तो मजे से हमारे गांव के जामुनों को खा रही है। इसका हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। एक काम करते हैं, किसी तांत्रिक या अघोरी बाबा को बुला लेते हैं, अब वही इस चुड़ैल का इलाज करेंगे। मुखिया उसी समय गांव के सभी लोगों के साथ मिलकर तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद सभी लोग तांत्रिक बाबा को चुड़ैल के बारे में बताते हैं। अरे वाह, मैंने चुड़ैल को इंसान को खाते हुए तो सुना था, लेकिन जामुन खाते हुए पहली बार सुन रहा हूँ। लेकिन गांव वालों, तुम लोग चिंता मत करो, मैं चुड़ैल को भगा कर ही रहूंगा। चलो मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर तांत्रिक गांव वालों के साथ उनके गांव में पहुंच जाता है। चुड़ैल बारिश में जामुनों को खा रही होती है। चुड़ैल को अपने वश में करने के लिए तांत्रिक मंत्र का जाप करना शुरू करता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः,
ओम हीम क्लीम चामुंडाय विचे नमः। मंत्र जैसे ही चुड़ैलों के कान तक पहुंचते हैं, चुड़ैल आसमान में उड़ते हुए अचानक से जामुन के बगीचे में जाकर गिर जाती है, जिसके बाद तांत्रिक उसके पास जाता है और उससे कहता है, कौन है तू और इस गांव में क्या कर रही है? क्यों इन गांव वालों की जामुनों को खाकर इनकी फसल की बर्बादी कर रही है? कौन हो तुम लोग और मुझे जामुन खाने से क्यों रोक रहे हो? तुम्हें नहीं पता मुझे जामुन कितने पसंद हैं। अगर तुमने मुझे जामुन खाने नहीं दिए तो मैं तुम सबको मार डालूंगी। क्या कहा? तू हम सबको मारेगी? रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। तांत्रिक अपनी शक्तियों से चुड़ैल के ऊपर वार करता है, जिसके बाद चुड़ैल बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाती है और वो तड़पते हुए कहती है, मैं जंगल के पास एक गुफा से आई हूँ। मुझे जामुन बहुत पसंद है। मैं लोगों को मारकर नहीं खाती हूँ। जब बारिश हुई तो मुझे जामुन खाने का मन हुआ और जामुन खाने के लिए मैं इस गांव में आ गई। इस बारिश में जामुन खाने मुझे इतने अच्छे लगेंगे, मुझे नहीं पता था। लेकिन मुझे मारो मत, मैं कोई बुरी चुड़ैल नहीं हूँ। मुझे तो बस जामुन पसंद है। चुड़ैल की ये बात सुनकर गांव का मुखिया उससे कहता है, देखो, अगर तुम्हें जामुन पसंद है तो हम तुम्हें हर रोज एक टोकरी जामुन दे देंगे, लेकिन इस तरह हमारे जामुन के बागों को बर्बाद मत करो। ये सुनने के बाद चुड़ैल उनकी बात मान लेती है, जिसके बाद चुड़ैल कहती है, ठीक है, तुम मुझे एक टोकरी जामुन दे दिया करना। इसके बदले में मैं तुम्हारे गांव की रक्षा करूंगी और कभी किसी बुरे साए को इस गांव में आने नहीं दूंगी। उस दिन के बाद से गांव वाले चुड़ैल को एक टोकरी जामुन दे दिया करते और बदले में चुड़ैल उनकी गांव की रखवाली करने लगती है।